बच्चों, आज हम आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं भारत की अवस्थिति और विस्तार। यह है भारत की नक्शा, आप देख रहे हैं। ये भारत की प्रायद्वीपीय भाग है। आइए कुछ हम आज आप सभी को अवस्थिति और विस्तार के विषय में अच्छी तरीके से समझाएं। भारत को एशिया महाद्वीप के दक्षिणी विस्तार के रूप में दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं, भारत के उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत है। ये हिमालय है, यहाँ से यहाँ तक भारत के उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत एवं उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत हैं और उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ये पर्वत श्रृंखला 1000 किलोमीटर में फैली हुई है, अपारगम श्रृंखलाओं में 1000 किलोमीटर में। ये श्रृंखला जो है भारत को शेष एशिया से अलग करती है। पर्वत श्रृंखला जो है भारत को शेष एशिया से अलग करती है। इनके मध्य में नदी के द्रोणियां हैं और भारत को इस तरह से देखा जाए तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है एवं पश्चिम में इनके अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। यह भारत की प्रायद्वीपीय हिस्सा सागर और महासागरों से घिरी हुई है। इन्हें प्रायद्वीप कहेंगे और स्थल खंड का वह भाग जो समुद्र की ओर संकरा और नोकीला निकला हो उन्हें अंतरिप कहेंगे। आइए समझते हैं। भारत के पश्चिमी हिस्सा 68.7 से स्टार्ट होती है और 68.7 से भारत के पूर्वी हिस्सा जो है अरुणाचल प्रदेश 97.25 पर खत्म हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि 68.7 से शुरू होती है और 97.25 तक ये भारत की अक्षांशीय विस्तार है। आप देख सकते हैं मैप में, ये भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी जो है कन्याकुमारी तक आ गई है और कन्याकुमारी से गुजरात के भरूच खंभात तक आ गई है। ये भारत की समुद्री शीर्ष पर स्थित है। एक शीर्ष जो है बंगाल की खाड़ी की ओर और एक शीर्ष जो है अरब सागर की ओर। ये दोनों शीर्ष समुद्र भारत के दक्षिणी हिस्से को स्थायित्व करती है। भारत के प्रायद्वीपीय भूभाग को ये दोनों शीर्ष समुद्र जो है स्थायित्व करती है, स्पष्ट करती है। भारत के उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत श्रृंखला 1000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, इन्हें हम द्वीप कहेंगे। मित्र, ये जो पर्वत श्रृंखला है 1000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, ये कहीं पर भी टूटे फूटे हुए नहीं है। ये अविच्छिन्न परिलक्षित होते हैं। इस प्रकार से हम समझेंगे इस प्रकार हम समझेंगे इनकी क्षेत्रफल के विषय में।
भारत की कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात इनकी भूखंड का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की विश्व में स्थलखंड का क्षेत्रफल जो है 2.4% है और भारत की स्थलीय सीमा 15,200 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इनकी समुद्री भारतीय समुद्री तट की जो सीमा है आपको 6100 किलोमीटर है, जबकि द्वीप समूह भारत की तट की क्षेत्रफल 7516.6 किलोमीटर है। इस प्रकार से हम समझेंगे इनकी और विशेषताएं। भारत के जो अक्षांशीय विस्तार है पश्चिम से पूरब की ओर दर्शाया गया है। अक्षांशीय विस्तार को अक्षांशीय रेखा जो है भारत की 8 राज्य से होकर गुजरती है, जो निम्न प्रकार है। जैसे आपको गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, एमपी, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जो 8 राज्य से होकर अक्षांश रेखा गुजरती है। आइए अब हम थोड़ी मानक समय की बात कर लेते हैं। 82.5 डिग्री याम्योत्तर जो रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वह है आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जो सबसे दक्षिण में है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इस प्रकार से समझ लेते हैं गोलों पर थोड़ी अलग विशेषताएं। यह है पृथ्वी। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, यह पृथ्वी है। यह विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यह विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। मित्र, कोई भी वृत्त जो होता है 360 डिग्री की होती है, अर्थात कहने का मतलब है कि गोलों पर यदि पृथ्वी को देखें तो देशांतर रेखा ऐसे ऐसे 360 देशांतर रेखा की कल्पना किया गया है। 360 देशांतर रेखा की कल्पना किया गया है। देशांतर रेखा जो है ध्रुव से शुरू होती है और ध्रुव पर ही खत्म हो जाती है। 360 देशांतर रेखा की कल्पना किया गया है, जबकि ये विषुवत रेखा जो है पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर दर्शाया जाता है, दिखलाया जाता है, अर्थात अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा के समानांतर खींचे जाते हैं पश्चिम से पूरब की ओर। इस प्रकार से ये अक्षांश रेखा जो है
ये काल्पनिक रेखा है, कल्पना किया गया है अक्षांश रेखा को। ये काल्पनिक रेखा है और ये अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में जैसे जैसे दिखाए गए हैं, कल्पना किए गए हैं, अर्थात प्रत्येक एक एक डिग्री के अंतराल पर 90 अक्षांश रेखा को दिखाया गया है, बतलाया गया है, पश्चिम से पूर्व की ओर दर्शाया गया है। यह अक्षांश रेखा 90 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव पर जाते जाते एक बिंदु के रूप में प्राप्त किया जाता है, जबकि 90 डिग्री दक्षिण में भी जाते जाते ये एक बिंदु के रूप में प्राप्त किया जाता है। अर्थात टोटल अक्षांश रेखा की कल्पना किया गया 180 और एक जो अक्षांश रेखा जो बड़ा है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है, उनको मिलाकर 181 अक्षांश रेखा। अब प्रश्न बनता है कि 181 अक्षांश रेखा हमें पुस्तक में पढ़ने के लिए मिलता है 180 या तो 181, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु के रूप में जो हम प्राप्त किए, यह कल्पना किया गया है कि 181 माइनस 2 अगर करते हैं तो घट कर आ जाएगा 179। हम समझा रहे हैं, लेकिन पढ़ने के लिए मिलेगी आपको 180 और 181 इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और ये अक्षांश रेखा प्रत्येक 90 डिग्री के अंतराल पर एक डिग्री के अंतराल पर विषुवत रेखा के उत्तर में 90 अक्षांश रेखा की कल्पना किया गया और 90 अक्षांश रेखा की कल्पना दक्षिण में किया गया। ये दोनों के मिलाकर 180 प्लस एक विषुवत रेखा 181। हम बात कर रहे थे देशांतर रेखा की। तो पृथ्वी पर ग्लोब पर जो है हम 360 देशांतर रेखा की कल्पना किए हैं। कोई भी देशांतर रेखा, कोई भी अक्षांश रेखा पृथ्वी के सामने वाली सतह पर नहीं है। कोई भी अक्षांश रेखा पृथ्वी के सामने वाली सतह पर नहीं है, बल्कि एक सर्किल की भांति चारों तरफ से घिरे हुए नजर आती है, वृत्त की भांति। अक्षांश रेखा वृत्त की भांति नजर आती है। और देशांतर रेखा को 360 देशांतर रेखा की कल्पना किया गया है पृथ्वी पर। अर्थात कोई भी वस्तु जो होता है 360 डिग्री को होता है, 360 डिग्री के 360 डिग्री को होता है। अर्थात पृथ्वी 1 घंटे में 90 डिग्री की कोण बनाती है। 90 डिग्री के कोण बनाती है पृथ्वी 1 घंटे में 90 डिग्री के, जबकि पृथ्वी जो है 24 घंटों में 360 डिग्री के कोण बनाती है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 360 है बाई 15 कर दिया जाए तो ये अक्षांश रेखा उत्तर में 90 डिग्री और 90 डिग्री दक्षिण में, 90 डिग्री दक्षिण में और 90 डिग्री उत्तर में 15 इस प्रकार से समझेंगे तो। और पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री के कोण बना रही है। अर्थात कहने का मतलब है कि 24 घंटे में 1440 मिनट, 1440 मिनट, अर्थात 4 मिनट में पृथ्वी जो है 1 डिग्री घूम रही है। अर्थात एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय ले रहा है। पृथ्वी एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय ले रहा है। 1440 बाई 360 करेंगे तो 36 से चौको 44 से, अर्थात एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय ले रहा है। तो कल्पना किया गया है, निकाला गया है कि
30 देशांतर पार करने में कितना समय लगेगी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि देशांतर रेखा जो है गुजरात के 68.7 से स्टार्ट हो रही है और अरुणाचल प्रदेश में 97.25 पर खत्म हो रही है। ठीक है, तो ये गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक के बीच तक जो निकाला गया है देशांतर रेखा, अर्थात इनकी देख लिया जाए, अर्थात 30 देशांतर निकल कर सामने आ रही है, 30 देशांतर निकल कर सामने आ रही है। और इनके पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि पृथ्वी एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लेता है, तो 30 देशांतर पार करने में 120 मिनट का समय लगेगा। आप देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं, देखिए बढ़िया से और समझिए। तो 120 मिनट निकल कर आया इस प्रकार से। तो प्रश्न है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। तो पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, तो पहले तो सूर्योदय होगी पूरब में ही, न कि पश्चिम में। तो पूरब का समय गुजरात की अपेक्षा 2 घंटा पहले होगा और पश्चिम का समय अरुणाचल प्रदेश की अपेक्षा 2 घंटा बाद में। इस प्रकार से समझ लिया जाए कि यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह का 5 बज रहा हो तो गुजरात में सुबह का 7 बजेगा। इस प्रकार से गुजरात में सुबह का 7 बज रहा होगा। ठीक है, यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह का 7 बज रहा हो तो गुजरात में सुबह का 9 बजेगा, क्योंकि सुबह का समय जो है सबसे पहले सूर्योदय जो होता है अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। इस प्रकार से ठीक है, हम अक्षांश और देशांतर रेखा की बातें कर लिए। अब थोड़ी बात कर लिया जाए याम्योत्तर अर्थात मानक समय रेखा की। मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, जिन्हें साढ़े 82 डिग्री याम्योत्तर से मानक समय रेखा के रूप में पढ़ने के लिए हमें मिलता है। तो वैसे मानक समय रेखा निकाला गया है जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रहा हो, अर्थात एक माध्यिका होगा। माध्यिका गुजरात के 68.7 से स्टार्ट हो रही है और इलाहाबाद के नैनी तक जाते 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 हमें 82 डिग्री ये हमें मानक समय रेखा मिल रही है। ये बीचों बीच से होकर गुजर रही है ताकि किसी को समय में परेशानी न हो। आइए इस प्रकार समझ लें। तो निकाला गया है कि एक देशांतर पार करने में पृथ्वी 4 मिनट की समय लगाती है। तो इस प्रकार से 82 गुने 4 करते हैं तो हमें निकल कर सामने आएगा 330 मिनट, अर्थात 5.5 घंटा। ठीक है, तो 5.5 घंटा हमें निकल कर सामने आया 330 मिनट। तो कहने का मतलब है कि एक ग्लोब पर जो हम भारत को देख रहे हैं इस प्रकार से, ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है। इस प्रकार से देशांतर रेखा को देख लिया जाए, जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये भारत के विषुवत रेखा है। ये विषुवत रेखा है, क्षमा करें। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो इंग्लैंड से होकर गुजर रही है, विश्व की मानक टाइम है। तो भारत जो है
भारत जो है विषुवत रेखा के उत्तर में है। भारत विषुवत रेखा के उत्तर में है। ये विषुवत रेखा है जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। यहाँ पर आपकी भारत है, भारत की प्रायद्वीपीय हिस्सा है। हम ये भारत की प्रायद्वीपीय हिस्सा को दिखा रहे हैं और यहाँ पर समझा रहे थे कि विश्व की जो मानक टाइम है ये इंग्लैंड के अर्थात यूनाइटेड किंगडम से देशांतर रेखाएं है, यूनाइटेड किंगडम में है, यूनाइटेड किंगडम से होकर गुजर रही है। ये विषुवत रेखा के उत्तर में है भारत, ठीक है, विषुवत रेखा के उत्तर में है। तो ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के उत्तर में है भारत और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अर्थात इस प्रकार से समझा जाए कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। 0 डिग्री देशांतर से लेकर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर वाले क्षेत्र को हम पूर्वी गोलार्ध का क्षेत्र कहेंगे, जबकि 0 डिग्री देशांतर से लेकर 180 डिग्री देशांतर वाले क्षेत्र को हम उत्तरी गोलार्ध का देश कहेंगे। 0 डिग्री देशांतर से लेकर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर वाले क्षेत्र को हम पूर्वी गोलार्ध का क्षेत्र कहेंगे, जबकि 0 डिग्री देशांतर से लेकर 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर वाले क्षेत्र को पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। इस प्रकार से पृथ्वी को उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का भी, पृथ्वी को उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भी देखा गया है ग्लोब पर। तो इस प्रकार से समझा जाए कि भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। आप एग्जाम देंगे तो भारत से जब प्रश्न बनेगी भारत की कि भारत किस गोलार्ध का देश है, तो प्रश्न में रहेगा उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध आप सही मार सकते हैं। इस प्रकार से भी रहेगा कि भारत किस गोलार्ध का देश है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध का देश है, पश्चिमी पूर्वी गोलार्ध का देश है। तो आपको उस प्रश्न में उस हिसाब से मानना पड़ेगा कि भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध का देश है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध का देश है। तो उत्तरी पूर्वी हम पेंटिंग करेंगे अपने उत्तरमाला में। इस प्रकार से आप समझ लीजिए, भारत इस प्रकार से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। विषुवत रेखा के पूर्व में स्थित क्षेत्र को पूर्वी गोलार्ध और विषुवत रेखा के पश्चिम में स्थित क्षेत्र को पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। भारत की कुल तट समेत द्वीपों का क्षेत्रफल जो है, ये लक्षद्वीप हुआ, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ, इन सभी को मिलाकर द्वीपों समेत भारत की क्षेत्रफल जो है 7516.6 है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो हम समझाने की प्रयास किए हैं अक्षांश और देशांतर रेखा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। पसंद यदि आया होगा तो आप एक नई ऊर्जा हमें प्रदान करेंगे। जितने लाइक और शेयर करेंगे तो हम अच्छे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे आप सभी के बीच में, ताकि आप लोगों की दिक्कत ना हो। धन्यवाद।